Alright, so we'll start from question 11 today. Two gases occupy two containers A and B. The gas in A of volume 0.1 meter cube exerts a pressure of 140 megapascal. MPa, M stands for mega, 10 power 6, and that in B of volume 0.15 meter cube exerts a pressure zero point 0.7 MPa. The two containers are united by a tube of negligible volume, and the gases are allowed to intermingle, then its temperature remains constant. The final pressure in the container will be. तो अगर temperature constant होगा तो what will be the final pressure? हमने ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट सेशन में सॉल्व किया है, तो आई जस्ट कॉपी द डायग्राम एंड देन टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. तो ये वो क्वेश्चन था मोर और लेस. तो ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन. ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर टेम्परेचर अलग था. यहाँ पे बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. मतलब पहले चेंबर में, पहले कंटेनर में टेम्परेचर T, दूसरे में T और मिक्स करने के बाद भी T. और इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें वॉल्यूम्स सेम थे, यहाँ पे वॉल्यूम अलग अलग है. तो यहाँ पे वॉल्यूम ए कंटेनर में मान लेते हैं हम लोग. इन केस ऑफ ए कंटेनर और इन केस ऑफ बी कंटेनर, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट वॉल्यूम्स ओवर हियर. तो प्रेशर तो अलग है ही, PA, VA, नंबर ऑफ मोल्स NA, PV, VV, नंबर ऑफ मोल्स NB. टेम्परेचर T और T है, और कंबाइन करने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो सेम है. ओके, सिर्फ फाइनल प्रेशर पूछा है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो यू नो कि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम अप्रोच है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब N आफ्टर कंबाइनिंग द टू वेसल्स is equal to number of moles in A plus number of moles of gas in B. पर हमको पता है, हमको क्या पता है कि PV is equal to nRT होता है, PV equal to nRT होता है ना? तो N is PV by RT, P final, V final, R into T final. और ये आएगा आपका PA VA, PA VA upon RTA plus PB VB upon RTB. फाइनल प्रेशर फाइंड करना है हमको. फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा? VA plus VB, क्योंकि आपने दो कंटेनर्स को ज्वाइन कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम A का प्लस B का ऐसे आने वाला है अपॉन RT फाइनल इज T, क्योंकि उन्होंने बोला है कि A में जितना टेम्परेचर था, B में जितना टेम्परेचर था, और दोनों कंबाइन करने के बाद भी टेम्परेचर सेम ही रहा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. देन इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में, इक्वल टू PA VA अपॉन RT प्लस PB VB अपॉन RT. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था इसलिए, तो RT दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा PF VA प्लस VB इक्वल टू PA VA प्लस PB VB. तो आपको मिल जाएगा PF इक्वल टू PA VA प्लस PB VB अपॉन VA प्लस VB. तो हमने फॉर्मूला बना लिया पहले. अब हमको सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बिकॉज वी नो व्हाट इज PA VA PB VB सब पता है हमको. तो वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ओवर हियर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, PA, A में कितना प्रेशर था? 1.4 मेगापास्कल.
और आंसर में भी मेगा पास्कल में है कि सब, यस, तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। 1.4 वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 0.1, और यहाँ पे कितना था बी में 0.7 मेगा पास्कल, 0.7 मेगा पास्कल, वॉल्यूम कितना था 0.15 अपॉन 0.1 प्लस 0.15, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल थिंग, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 0.14 प्लस 15 7 जा 15 7 जा, ये आपके पास आता है 150 से 45 या 105 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 0.105। ओके, so this will be 0.105 अपॉन 0.25, और ये मेगा पास्कल में ही है, तो दिस इज वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ मेगा पास्कल, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर को मेगा पास्कल में ही लिख दिया है इसके लिए। गुड इनफ। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, तो ये आएगा आपके पास 0.245 अपॉन 0.25 megapascal. So after you solve this, you get this to be 0.98. क्यों 0.98? क्योंकि 0.25 अपॉन 0.25 होता तो 1 आता, लेकिन न्यूमरेटर में स्लाइटली छोटा नंबर है, तो आंसर स्लाइटली लेस देन 1 आएगा। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो स्लाइटली लेस देन 1 0.98 है, तो स्लाइटली लेस देन 1 0.98 है। तो मैं क्वेश्चन वापस बता रहा हूँ, हमारे पास दो गैस कंटेनर है ए और बी, दोनों में प्रेशर और वॉल्यूम के वैल्यूज दिए हुए हैं आपको, दोनों में टेम्परेचर टी था। आपको बोला है कि अगर हमने दोनों कंटेनर को कंबाइन कर दिया, तो अगर प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इवन आफ्टर कंबाइनिंग, दोनों गैस को कंबाइन करने के बाद भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि जब हम दो गैस को कंबाइन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी नंबर ऑफ मोल्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन बी। तो ये आ जाएगा आपका पी एफ बी एफ अपन आर टी एफ, और पी ए बी एफ अपन आर टी एफ प्लस पी बी बी अपन आर टी बी, लेकिन फाइनल टेम्परेचर भी टी था, इनिशियल टेम्परेचर इन ए और बी वो भी टी था। तो सिंप्लीफाई करके हमको फाइनल प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया पी ए बी ए प्लस पी बी बी अपॉन बी ए प्लस बी बी। इसके बाद हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और कैलकुलेशंस की है, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हिच इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, CO2, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताना क्या चाहते हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि CO2 भले ही ट्राई एटॉमिक, मतलब उसमें 3 एटम है, मॉलिक्यूल है, लेकिन वो लीनियर मॉलिक्यूल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्यों? क्योंकि आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीखा है, जिसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं पता है मैं वापस बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक गैस है, इसको अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, तो दिस मोनो एटॉमिक गैस कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इफ इट गेट्स एनर्जी, इट कैन जस्ट परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन, मतलब ये 3 डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा, तो हम लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम related to translation. There are 3. So there are 3 degrees of freedom related to translation. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ये एटम एनर्जी लेके या तो x के अलॉन्ग मूव होगा, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग, तो x y z 3 मोशन परफॉर्म कर सकता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हमारे पास रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब a molecule of 2 atoms with fixed bond length, तो बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होने वाला। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करते तो क्या होता, ये या तो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता, मतलब ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आते, या फिर इट कैन रोटेट वन लाइक दिस, ऐसा रोटेट होगा, राइट, या फिर इट कैन रोटेट लाइक एक मॉलिक्यूल बोर्ड के अंदर जाएगा, दूसरा बोर्ड के बाहर आएगा, समथिंग लाइक दिस। So just a minute, so something like this. So one molecule is going inside board, one is coming outside board.
ये 3 डायमेंशनल चीज मैं 2 डायमेंशन में दिखा नहीं सकता हूँ, बट इमेजिन करो कि आपके पास ये मॉलिक्यूल था, जस्ट अ मिनट, यस गुड इनफ। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल था और ये मॉलिक्यूल जो है उसमें एक एटम जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है ऐसा, दूसरा बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ रोटेटिंग, दो ही वेज है, तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इस एक्सिस के अलोंग ऐसा रोटेट करने की कोशिश करोगे इसको, तो एनर्जी लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर ये होता है डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ तो मासेस खुद ही एक्सिस पे बैठे हुए हैं, मतलब डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन जीरो है, क्योंकि आपको याद होगा एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर मुझे ऐसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाना है मॉलिक्यूल को, और मासेस जो है मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो है वो खुद उस एक्सिस पे है, तो एनर्जी लगता ही नहीं है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ओनली इन दिस केस। एक ऐसे केस में लगता है, एक जब एक एटम अंदर जा रहा है दूसरा बाहर आ रहा है, तो देयर आर 2 डिग्रीज ऑफ रोटेशनल फ्रीडम। और वाइब्रेशनल यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दिस केस ये जो बॉन्ड लेंथ था वो रिजिड था। बॉन्ड लेंथ रिजिड था मतलब बेसिकली बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ रिजिड नहीं होता तो वो स्प्रिंग जैसे होता। स्प्रिंग जैसे होता मतलब जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा। मतलब ये जो दोनों एटम्स है, दिस एटम्स आल्सो परफॉर्म वाइब्रेशन, राइट? तो वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 आते हैं, टोटल 7 आ गए। किस केस में? रिजिड और नॉन रिजिड डायटोमिक की बात करते हैं, तो नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 7, 3 ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के, 2 वाइब्रेशन के। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, यहाँ पे ये ट्राई एटॉमिक है और इन्होंने इंटेंशनली ऐसा बताया है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसके रोटेशन के अलग अलग एक्सिस, 3 रोटेशनल एक्सिस होते हैं इसके। कैसे? तो एक, इट कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है मॉलिक्यूल। कैसे? तो लेट अस सी इफ आई कैन शो, देखना पड़ेगा। नहीं, मैं आई कैन नॉट शो इट लाइक दिस, तो नहीं दिखा सकता मैं। एनीवेज, तो इस एक्सिस के अबाउट जब रोटेट होगा मतलब क्या होगा? मतलब ये हाइड्रोजन एटम अंदर जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम बाहर आएगा। दिस इज वन एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है एग्जैक्टली, ओके। तो यू हैव, दिस इज सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड देयर इज थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल है इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसा रोटेट होगा। सो इन एनी केस व्हाट आई वांट टू से इज, देखो थोड़ा डिटेल बता रहा हूं मैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। तो नॉन लीनियर, जैसे नॉन लीनियर जैसे आपका ये केस वाटर मॉलिक्यूल का, ये नॉन लीनियर है क्योंकि हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम सेम लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल, सॉरी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आते हैं। तो फॉर अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, triatomic non-linear molecule, rotational degree of freedom are 3. For a triatomic non-linear molecule, rotational degree of freedom are 3. And for a triatomic linear molecule, there are only 2 rotational, क्योंकि एक तो ये एक्सिस था मैंने अभी बताया, इस एक्सिस के अलावा जब रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, तो रोटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, for a triatomic linear molecule rotational degree of freedom are 2. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं F से डिनोट करता हूँ, लेट अस डिनोट इट बाय F।
and F. For a non-linear triatomic molecule, rotational degree of freedom are 3. For a linear triatomic molecule, 2. Similarly, translational तो 3 ही होगा और वाइब्रेशनल यहाँ पे 2 होता है. ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो. Carbon dioxide is a triatomic gas. Mean kinetic energy of 1 gram gas will be. 1 ग्राम गैस का मीन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि फॉर मोल, फॉर n मोल्स आपका कितना आता है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स ये आता है आपका, आपको पता होना चाहिए ये n टाइम्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है ना. F, where F is total degrees of freedom, so F is Ft plus Fr plus Fv, तो 3 plus 2 plus 2 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. और अगर आपको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केवीटी एनर्जी है. तो आपको मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स एज n into F into half केवीटी. हाफ केवीटी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी होता है इनटू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू नंबर ऑफ मोल्स. तो ये आ गया आपका मोलार काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स मतलब. ओके, नाउ हमारे पास F क्या है? 7 है, राइट. एंड आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आपका बन गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 7, क्योंकि F की वैल्यू 7/2 kBt. हमको पूछा है व्हाट इज द मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम. 1 ग्राम के लिए कितना ऐसा बोला है. तो मैं m की जगह पे 1 ग्राम डालूंगा. सो इफ आई पुट 1 ग्राम 1 और मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो? इसका 16, इसका 16 2 और इसका 12, टोटल 44. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, 7/2 kBt. ये आ गया आपका 7/88 kBt. बट आपको पता होना चाहिए तो आपको ये बताना चाहिए कि हाउ टू फर्दर सॉल्व. बाय द वे, जस्ट अ मिनट, ये RT होता है. आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज नॉट kB ओवर हियर. ये हमने जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स लिखा है, हियर यू हैव RT, हाफ RT. तो यहाँ पे RT होगा, तो हो गया सॉल्व. सो दिस इज RT. ओके, तो आपको पता है R होता है NK. सो R इज NK. ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर डी खत्म. जिनको नहीं समझा है मैं वापस समझाता हूँ एक अलग अप्रोच से. थ्योरी क्लासेस अगर आपने नहीं किए हैं तो रिपीट कर लो. रिवीजन क्लासेस रिपीट कर लो. सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है आपके पास. तो यू नीड टू रिवाइज बिफोर यू अटेंड CET क्लासेस, अदरवाइज कुछ नहीं समझेगा. आई एम टेलिंग यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि CO2, ये CO2 जो है ये लीनियर मॉलिक्यूल है. लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाएगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, मतलब 3 + 2 + 2 मतलब 7. ओके, नाउ you should know that kinetic energy for n moles is n into F into half RT. Okay, this is simple.
ये इक्वेशन कहाँ से आया, थ्योरी में सीखा है आपने। जिसको नहीं पता है तो मैं हिंट दे देता हूँ कि कहाँ से है। देखो पर मॉलिक्यूल तो हम कर सकते हैं ना, पर मॉलिक्यूल क्या आएगा, F/2 kBd, ये तो पता ही है। दिस इज पर मॉलिक्यूल, दिस इज पर मॉलिक्यूल। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप लिख सकते हो। फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है देन इट इज डन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज इक्वल टू अगेन टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो एनीवेज, तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया। ओके, सो नाउ you have n as mass upon molecular weight. F half R is NKT by definition. So M mass is 1 gram, molecular weight of CO2 is 44. 44 कैसे, इसका 16, इसका 12, इसका 16 है, तो टोटल 44। F कितना है 7 by 2 NKBT, तो ये आ गया आपका 7/88 NKBT। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिंपल। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको 3R/2 बोला है। देन द वैल्यू ऑफ गामा इज, देखो आपको पता होना चाहिए मायर्स रिलेशन, Cp इज Cv प्लस R, ये पता होना चाहिए। तो Cp कितना है 3R/2 प्लस R, तो ये आ गया आपका 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 5/2 R। और आपको बताना चाहिए गामा इज Cp/Cv, तो ये आ गया आपका 5/2 R अपॉन 3R/2, कैंसल 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 5/3, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इससे भी इजी बताऊं आपको, तो Cv की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताई थी। Cv की वैल्यू 3R/2 मतलब होता है मोनोएटॉमिक गैस। कैसे, तो मैं वापस बता रहा हूँ। मोनो एटॉमिक गैस, सिंगल एटम है उस गैस में, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ट्रांसलेशन के है 3। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी है, राइट। ओके, तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और अगर n मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो 3/2 n kBT मतलब 3/2 RT, ये हो गई उसकी टोटल एनर्जी। और आपको पता है Cv क्या होता है, du/dt होता है, तो 3/2 R dt/dt इज 1। तो 3/2 R देख के ही समझ जाना चाहिए था आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 देख के ही समझ जाना चाहिए था, 3R/2 देख के समझ जाना चाहिए था कि ये मोनोएटॉमिक गैस है। मैं बता देता हूँ वापस से, मोनो एटॉमिक गैस में हमेशा Cv की वैल्यू 3R/2 आती है, Cp की वैल्यू 5R/2 आती है, गामा की वैल्यू 5/3 आती है। डायएटॉमिक रिजिड में, डायएटॉमिक रिजिड में आपको पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 होते हैं। डायएटॉमिक रिजिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, तो Cv की वैल्यू 5R/2 आती है, Cp की वैल्यू 7R/2 आती है, गामा की वैल्यू 7/5 आती है। तो ये आपको अभी ऑलरेडी बताना चाहिए। सो द मोमेंट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम 3R/2, तो मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3 आती है, और ऑप्शन नंबर सी खत्म। When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is. So, it's a good question. आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता होना चाहिए, ओके। इन एनी केस नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आइडियल डायटोमिक गैस है। सो वी हैव अ कंटेनर,
फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। तो हमारे पास कंटेनर है जिसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन फिट करके रखा है हमने। सो वी हैव अ मूवेबल पिस्टन। ओके, नाउ इसमें गैस है, सो वी हैव गैस हियर। अब जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे dq, ये हीट दो काम करेगा, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, एक तो पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब वर्क डन करेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। When you supply heat at constant pressure, the heat does two things. It increases internal energy, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा, या फिर वर्क डन करेगा by pushing the piston up। हमको क्वेश्चन में बोला है the fraction of heat supplied which increases the internal energy, मतलब आपको बेसिकली du by dq पूछा है। इन शॉर्ट the fraction of heat supplied, जितना मैंने हीट सप्लाइड किया है उसमें से कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, ऐसा आपको पूछा है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी CV by CP। कैसे? इट इज जोक। आपको du आपको पता होना चाहिए, ये NCV/dt होता है बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ही है, अब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, NCV/dt और dq होता है NCP/dt बाय डेफिनेशन। तो यू शुड नोट दिस डाउन नाउ। q हमको पता है, क्या पता है? हमको पता है NCV इक्वल टू du by dt और NCP इज इक्वल टू dq by dt। ये डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की। तो आपको du मिल जाएगा NCV/dt और dq मिल जाएगा NCP/dt। n कैंसल, dt कैंसल, तो आपको मिल गया CV by CP, मतलब 1 अपॉन CP अपॉन CV। सिर्फ मैंने ये CV को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखा, लेकिन CP by CV तो क्या होता है? अरे वाह, गामा आ गया। और ये आइडियल डायटोमिक गैस है। आइडियल डायटोमिक गैस मतलब रिजिड डायटोमिक गैस। मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था रिजिड डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 7/5 होती है, मैंने अभी अभी बताया था। तो ये 7/5 होती है, तो 1/7/5 मतलब 5/7, मतलब ऑप्शन नंबर डी आएगा, राइट। तो यू शुड नो सच बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a monoatomic gas expands at constant pressure on heating. So we have a monoatomic gas which expands at constant pressure on heating. The percentage of heat supplied that increases internal energy and that is involved in expansion is। तो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाइड which increases internal energy, मतलब du by dq into 100, and what is the percentage of heat supplied that performs work, मतलब dw by dq equal to 100। ये दोनों चीजें पूछी है आपसे, एंड यू शुड नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं मानता हूँ कि हम लोग अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट ही नहीं किए, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स इसके बाद का चैप्टर है। लेकिन क्या होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स की जरूरत पड़ती ही है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है आपको। वो डायग्राम ही ले लेते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स यू कि जो हमने हीट सप्लाई किया है dq, ये दो काम कर रहा है, ये इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है और वर्क डन कर रहा है। मैं मान लेता हूँ इसे बताने के लिए आपको कि हमने 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया, उसमें से मान लेते हैं कि सम पार्ट अराउंड 60 जूल यूज हो गया टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और 40 जूल टू डू वर्क। तो बस वही पूछा है आपको, आपको वही पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन कितना परसेंटेज ऑफ हीट सप्लाई यूज हुआ है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और कितना परसेंटेज यूज हुआ है वर्क डन करने में। अभी du by dq into 100 तो अभी अभी हमने देखा क्या आता है, ये CV by CP into 100। ये क्या आता है
1/gamma × 100, ये अभी अभी हमने देखा, जस्ट नाउ वी सॉ, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट ओवर अगेन, मेरे को पता है। और गामा ये आइडियल डायटोमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस के केस में अभी आपने देखा 5/3 आता है गामा, तो ये 5/3 आता है, 5/3 आता है, ये 3 को मैं ऊपर भेज दूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 3/100, 3/5 × 100, 3/5 × 100, तो 1 जा एंड 20 जा 60%। तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि अगर 60% एनर्जी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में गया, 60% ऑफ हीट सप्लाइड, हमने जितना हीट सप्लाई किया था उसमें से 60% अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, तो बचा हुआ 40% वर्क डन करेगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। इट वाज जोक, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, खत्म। 60% एनर्जी हीट सप्लाइड, जो हमने हीट सप्लाई किया उसका 60% अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, तो बचा हुआ 40% वर्क डन करेगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर अ गैस इज 6। हर एक मॉलिक्यूल के पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। The gas performs 25 joule of work when it expands at constant pressure. The heat absorbed by the gas is, देखो ऐसा है, वापस से सीन वही है मोर और लेस। ऐसा है कि हमारे पास हमको बोला है ये जो गैस है इसके अंदर हर एक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। ओके, वर्क डन के लिए 25 जूल यूज हुआ, तो हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ ऐसा पूछा है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। I will tell you one more formula here that you need to remember now. देखो हमारे पास क्या दिया है ये पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको दिया है 6, और आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम से गामा की वैल्यू चाहिए, तो 1 + 2/f की जनरल फॉर्मूला आप याद रख लो। यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है और आपको अगर गामा निकालना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स निकालना है, तो 1 + 2/f ये जनरल फॉर्मूला है। तो 1 + 2/6 मतलब 1 + 1/3 मतलब 4/3, तो गामा 4/3 आ गया आपके पास। मैंने क्यों किया आपको अभी समझेगा। जस्ट नाउ वी हैव मेंशन्ड, अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा था हाउ टू फाइंड आउट du/dq एंड हाउ टू फाइंड आउट, देखो मैं बता देता हूँ वापस। dq क्या था? dq था du + dw। ओके, मैं अगर dq से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 = du/dq + dw/dq। ओके, राइट, गुड। तो नाउ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज मुझे पता है 1 = du/dq, फॉर्मूला देखो du/dq का 1/gamma, तो 1/gamma + dw/dq, तो मुझे यहाँ से मिल गया dw/dq = 1 - 1/gamma। ओके, तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया और हमको गामा भी पता है। तो dw/dq, dw कितना 25 जूल बोला ही है, 25 जूल अपॉन dq = 1 - 1/gamma इस 4/3, तो ये 3/4 आ गया क्योंकि गामा की वैल्यू 4/3 थी, तो ये 1/4 आ गया, राइट। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाता है dq की वैल्यू। तो मुझे यहाँ से if I solve this I get dq = 25 × 4, that is 100 joule of energy is absorbed, heat is absorbed, ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस क्वेश्चन हम समझा देता हूँ आपको, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। सॉल्व कैसे करते हैं? एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल मतलब F दिया है 6, गैस परफॉर्म्स 25 जूल ऑफ वर्क मतलब dw 25 दिया है, राइट।
आपको पूछा है कि हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो हमको क्या पता है, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब 1 = du/dq प्लस dw/dq। और अभी अभी पिछले एग्जांपल में हमने du/dq 1/गामा आता है ये देखा है। ओके, तो हमको dw/dq मिल गया 1 - 1/गामा। तो अगर मैं गामा की वैल्यू फाइंड कर पाया तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब गामा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गामा की वैल्यू आती है 1 + 2/f, वेयर f आर टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो हमको बताया है f की वैल्यू। तो गामा हमको मिलेगा 1 + 2/6 मतलब 1 + 1/3 मतलब 4/3। देयरफॉर आपको dw मिल जाएगा, dw/dq इक्वल टू 1 - 3/4 मतलब 1/4। तो आपको मिल गया यहाँ से dq इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ dw, और dw आपको 25 जूल बोला ही है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब इज 100 जूल, ऑप्शन नंबर बी। So this is how you can solve this particular question. फॉर्मूला क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक ये, दूसरा आपको पता होना चाहिए दैट du/dq is equal to 1/gamma, ये एक इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। So using all this you can solve this particular question. Next question, certain amount of an ideal gas are contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant velocity v. The molecular mass of gas is m. The rising temperature of the gas when the vessel is stopped suddenly. So it's a good question again. हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल में we have some amount of gas filled here. Okay. Now this vessel is moving with velocity v. तो ये वेसल जो है ये वेलोसिटी v से मूव हो रहा है। ओके, इट इज मूविंग। उसको स्टॉप करना है, उसको सडनली स्टॉप किया, तो सडनली स्टॉप किया तो जो अंदर गैस था उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन है। देखो, व्हेन दिस वेसल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब ओवरऑल इस गैस के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब हमने इसको सडनली स्टॉप कर दिया, तो जब आपने इस गैस को सडनली स्टॉप कर दिया मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो था उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। So that kinetic energy has increased the temperature, right? तो how to solve this question? तो बहुत सिंपल है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर m ये टोटल मास ऑफ गैस है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। So if m is total mass of gas, then kinetic energy of gas is half mv², राइट। तो जब हमने वेसल को सडनली स्टॉप किया है, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर व्हेन द वेसल इज stopped suddenly, then the kinetic energy will increase the temperature of gas, मतलब will increase the temperature of gas, मतलब kinetic energy will be converted to internal energy। तो
kinetic energy will be equal to internal energy delta U. काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में नहीं, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। बट व्हाट इज डेल्टा यू, अभी अभी हमने देखा डेल्टा यू लिखा था ना हमने कहीं तो, समवेयर वी रोट, यहाँ पे देखो डेल्टा यू क्या था, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये आ गया आपका एन सी वी डेल्टा टी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया आपके पास एन सी वी डेल्टा टी। नाउ दिस एन इज this n is mass, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, cv डेल्टा टी, ये पता होना चाहिए। you need to know this, okay, you need to know this. Of course also you should know that cv, देखो क्या है कि cp is cv plus r, ये आपको पता है। ओके, अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में ग्यामा और आर दिखता है लेकिन सीवी कहीं नहीं है चारों ऑप्शन में, तो मुझे ग्यामा और आर ऑप्शन में लाना है, आंसर में लाना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीवी से डिवाइड कर लेंगे, तो सीपी बाय सीवी इक्वल टू सीवी बाय सीवी प्लस आर बाय सीवी, है ना। सीपी बाय सीवी क्या होता है, ग्यामा, ये आ गया 1 प्लस आर बाय सीवी, करेक्ट। तो हमको मिल गया यहाँ से ग्यामा माइनस 1 इक्वल टू आर बाय सीवी, मतलब सीवी इक्वल टू आर 1 ग्यामा माइनस 1 आर अपॉन ग्यामा माइनस 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब हम लोग इक्वेशन 2 में जो सीवी है वो 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू सीवी आया आपका आर अपॉन ग्यामा माइनस 1 डेल्टा टी, और नीचे ये एम था ही, हमको पूछा है व्हाट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर ग्यामा माइनस 1 अपॉन 2 आर, एम वी स्क्वायर ग्यामा माइनस 1 अपॉन 2 आर, एम वी स्क्वायर ग्यामा माइनस 1 अपॉन 2 आर ऑप्शन नंबर बी में है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, तो दैट्स व्हाई वी विल टेक लिटिल मोर टाइम हियर एज वेल। देखो क्या है कि एक कंटेनर था जिसमें गैस है, वो मूव हो रहा है, ओके, वेलोसिटी भी, और सडनली स्टॉप कर दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी कहीं तो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो था गैस के पास वो कन्वर्ट हो गया इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए हमने लिखा कि के ई इज डेल्टा वी, डेल्टा यू सॉरी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, बट डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, तो के ई इज एन सी वी डेल्टा टी, बट के ई इज हाफ एम वी स्क्वायर, n इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, cv डेल्टा टी, बट cv भी हमारे पास आता है r अपॉन ग्यामा माइनस 1, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो उसके बाद से टर्म्स को रीअरेंज कर दिया तो हमको मिल गया डेल्टा टी एज mv स्क्वायर gamma minus 1 upon 2r, right? So that's it. This is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा ही question solve कर सकते हो आप लोग. Okay? So we are going to stop here today. We have taken less number of questions today. 10 हम लेते हैं normally, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के रख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा और थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस सीएटी में एक्सपेक्टेड भी होते हैं, इसमें और थर्मोडायनेमिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और एसी सर्किट्स में, इसमें गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड. सो आई जस्ट वांट टू बी फेयर, वी वांट टू कीप अ गुड लेवल, हमको अच्छा स्कोर करना है उस हिसाब से, राइट? तो वी विल टेक मोर क्वेश्चंस in next session.